नौजवान जो आपका चैनल देख रहा है वो गूगल करे। मोदी जी ने रैली करना बंद कर दिया है, चेहरे का रंग उतर गया है। 40 विधानसभा ऐसी है जहां पर इन्हीं के प्रत्याशी उस क्षेत्र में नहीं घुस पाए। मतलब मुद्दे देखिए उसमें क्या थे। आप किसको देंगे वोट, जिसने कब्रिस्तान की दीवारें बनाई या जिसने शमशान घाट का फिर उन्होंने ये चीज़ बताई आरएसएस की शाखा लगती वहाँ। जींस पहने या हम हिसाब लगाएं, हम रुमाल बांधे, हम अंगोछा पहने। मेरे सामने सुरेश राणा जी का काफिला जा रहा था, लोगों को पता चला कि यहाँ अपने घर के बेटी बहन को निकाल के देखे तो पहले पहना दे, जेवर लगा दे। मोदी जी बोलने से परे हो गए, अब जोगी जी को बोलने के बड़ा भाग खड़े हुए वहाँ से। ये किसी भी चैनल वालों ने नहीं दिखाया। इन्विटेशन मुझे वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। 300 सीट छोड़िए, योगी जी खुद कह चुके हैं कि मैं रहूं या ना रहूं। गृह मंत्री को ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मंडली को यह समझना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश में एक तरफ दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं न कहीं जाति और धर्म की तरफ इर्द गिर्द लगातार घूम रहा है। योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बयान दिया है, जिस बयान में 80-20 की बात भी कही गई है और एक ट्वीट भी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि भैया देश जो है वो शरीयत के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब चलेगा। जय श्री राम। और तमाम बातें कही है कि भैया तबलीगी जमात की सोच रखने वाले लोग जो है वो उनका जो सपना है वो सपने ही रह जाएगा। तो तमाम लोग हैं कि भाई चुनाव के वक्त इस तरह का बयान क्या सोचते हैं। तमाम बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए। अभिषेक चौहान। चौहान साहब, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं जो ये बयान दिया है कि जब प्रदेश की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरह के असंवैधानिक कृत्य कर रहा है और वो संविधान की बात कर रहा है, दूसरे के बच्चों को क्यों इन बवालों में घुसेड़ रहे हो। खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, और आप देश को जो है इस तरीके की नफरत में घुसेड़ रहे हैं। सबसे बड़ा असंवैधानिक काम तो यही है। संविधान ने तो हमको आज़ादी दे रखी है, धर्म की, भोजन की, कपड़े पहनने की, रहन सहन की। मैंने तो जितना संविधान को सुना है, जितना संविधान को पढ़ा है, देश बड़ा है। देश बड़ा है, धर्म देश के बाद है। देश में रहने वाले लोग तय करेंगे ना कि वो किस धर्म को मानते हैं, और अगर जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के नियम क्या हैं। सबसे बड़ी बात तिरंगा है, तिरंगे के नीचे बाकी सब कुछ है, और यही होता आया है हमारे देश में। जब देश गुलाम था, तबलीगी सोच रखने वाले लोगों का जो है वो बस नहीं चलेगा। उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए वो क्या कह रहे हैं। उनको पता ही नहीं है इतने प्रचंड बहुमत के बाद उनको करना क्या चाहिए था, और उन्होंने करा क्या। 325 का जो नंबर है ये बहुत करिश्माई नंबर है, प्रदेश की सीरत बदल सकती थी। अब मुद्दा यही है कि किसी तरीके से लोगों को डरा धमका के एक ऐसा आवरण, एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि दो पक्ष आपस में भिड़ जाएं। मैं तो कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि लोगों जब वोट करना तब सोचना कि जब हम जंगे आज़ादी लड़ रहे थे तब क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, ना जाने कितने खूनों की तिलांजलि होने के बाद आज़ादी मिली। और जो लोग आज कानपुर में अमित शाह कह रहे हैं दूसरी तरफ कि भैया हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षित किया। और जो लोग आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब इनके पुरखे या इनकी पार्टी का तब जो भी स्वरूप, जो भी नाम रहा हो, उसमें से कितने जंगे आज़ादी में रहे। और दूसरी बात, जो अमित शाह जी ये बात कह रहे हैं, तो क्या एहसान किया। देश की सरकार हैं आप, देश के गृह मंत्री हैं आप, घंटों लोग लाइन में खड़े होने के बाद आपको वोट कर रहे हैं, और उस वोट करने के बाद आप ये कह रहे हैं मैंने इनके साथ साथ इनको भी सुरक्षित किया। आपकी ड्यूटी है ये, आप लोगों से टैक्स लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही नहीं, आखिरी जमात के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसकी भी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए और उसकी भूख से मौत नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हमारे लोकतंत्र की परिकल्पना की गई थी। हम अर्जित लोकतंत्र हैं, हमको मिला नहीं, हमने पाया है। देश के गृह मंत्री को ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की मंडली को यह समझना पड़ेगा। मैनिफेस्टो पे भी नहीं चलते हैं, इनके साथ ये भी दिक्कत है। पुराना मैनिफेस्टो ये ला के रखें और बताएं कि हमने ये 100 काम लिखे थे, 100 काम हुए, टिक लगाते जाएं अगल बगल। लेकिन क्या लगता है कितने हुए? लेकिन काम किया ही क्या इन्होंने? क्या कर पाए? मेट्रो की एक स्टेशन ही एक्स्ट्रा जोड़ पाए हो आप बता दो। अडानी वाले गड्ढा खोद गए, जो गैस पाइपलाइन डाली थी गड्ढा खोद गए। अब वो कॉर्नर में इतने गड्ढे आज भी हैं। अच्छा, मिट्टी से पाट गए, बारिश हुई, वो बैठ गए। अभी कुछ लोग आए घर के बाहर, वो आए एक पर्चा लेके, तो उन्होंने मुद्दे देखिए उसमें क्या थे
आप किसको देंगे वोट, जिसने कब्रिस्तान की दीवारें बनाई या जिसने शमशान घाट का वो जीर्णोद्धार किया। तो अच्छा वो पर्चा घर में आया, हम उनके पीछे कम से कम 300-400 मीटर गए घर से निकल के पर्चा पढ़ने के बाद। मैंने कहा मुद्दे हैं, तो हमने अडानी वाली चीज़ कही, हमने कहा ये गड्ढे खुदे हुए हैं, हमने तो भर लिए थे। हमने कहा भर लिए वो बात सही है, लेकिन जब ऐसे प्रोजेक्ट आते तो इनका पैसा जमा करा लिया जाता ऑलरेडी विभाग में कि हम गड्ढा इतना खोदेंगे, इसका रिपेयरिंग का खर्चा, मुद्दों पर चीजें है ना। मतलब बात नहीं हो पा रही। हाँ, तो ये चीज़ें इन लोग को मतलब ये जागरूक ही नहीं है, दूसरी तरफ चीज़ें ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज़ खोली, हमने कहा गिनाओ, हमने कहा कहाँ कौन सी खोल दी। तो फिर वहीं धीमे धीमे फिर उन्होंने ये चीज़ बताई, आरएसएस की शाखा लगती वहाँ आ जाना। अच्छा, तो हमने कहा अभी तो आप कह रहे किसी तरह इन्विटेशन मिल गया है? हैं? इन्विटेशन मिल गया है? इन्विटेशन मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ, माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ। और देश की सेवा मेन वो कर रहे हैं जो सीमा पर बैठे हुए हैं। ठीक है, महिलाओं का मुद्दा क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, एक तरफ कौन कौन से मुद्दे हैं, और महिलाओं का मुद्दा जिसको लेकर अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि भैया सब महिलाएं जो है वो रात को 2 बजे जो है गहने भर के सोना पहनिए और बाहर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो निकल के देखे ना, अपने घर की बेटी बहन को निकाल के देखे ना कि सुरक्षित है कि नहीं है। हम लोग तो सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अगर पीतल का पहने हैं वो भी छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप यही विधानसभा देखिए, और पहले ये देखें वो कि सुरक्षा कहाँ से मिल रहा है महिलाओं को। छोटी छोटी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो हम लोग को छोड़िए, वो पहले अपना बचाएं। गृह मंत्री है भाई, कुछ तो बात होगी। मंत्री है तो क्या है, अपने घर के बेटी बहन को निकाल के देखे, तो पहले पहना दे, जेवर लदा दे, क्योंकि अंबानी अडवाणी उनके पास है, सोना जेवर उनके पास है, हम लोग के पास कहाँ रहेगा। लेकिन वो पहना निकाले, बचती है सुरक्षित की नहीं, रोड पर निकाले तो पहले। ठीक है, बताइए क्या मुद्दे लग रहे हैं भाई यूपी चुनाव के, खासकर जो लगातार बयान चल रहा है? थोड़ा समझ दीजिएगा, जल्दी मत हटा दीजिएगा। नहीं हटाएंगे, बिल्कुल समझ देंगे, बताइए। देखिए, बीजेपी आज जो शरीयत की बात कर रही है, जो कह रहा वो कलकत्ता और केरल और कहाँ की बात कर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम पलायन जिन्ना की बात कर रही है। मैं इसी पर सिर्फ केंद्रित होकर के कहना चाहता हूं कि ये काठ की हांडी भारतीय जनता पार्टी की बार बार नहीं चढ़ने वाली है, और इस काठ की हांडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने मोदी जी के सर फोड़ दिया ले जा करके, योगी जी की भी खोपड़ी पर फोड़ दिया। जी कह रहे हैं 350 सीटों के साथ चढ़ रही है दोबारा। 300 सीट छोड़िए, योगी जी खुद कह चुके हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, शरीयत पर प्रदेश नहीं चलेगा। देश नहीं, शरीयत पर कभी देश नहीं चला है, संविधान पे चला है, और संविधान को ये मानने वाले लोग नहीं है, संविधान की धज्जियां ये उड़ा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपराधीकरण की बात कर रहे हैं, मैंने मुक्त कर दिया। मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने 17 संदिग्ध धाराओं में ये लिप्त थे योगी जी। अगर ये बहुत बड़े सत्यवादी होते और राष्ट्रवाद की परिभाषा बताते हैं, तो ये ट्रायल में जाते और वहाँ से बरी होकर के कोर्ट से जनता के बीच में आते कि हाँ देखिए, मैं अपराध में मुझको झूठा फंसाया गया था, मैं एकदम बरी होकर के आया हूँ। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, जिन्ना की बात करते हैं। और अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाने, और ये अडवाणी जी को इन्होंने मार्गदर्शक बना रखा है। तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है, सुनिए मेरी बात, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है जिन्ना की अनुयायी है। ये समझे, पाकिस्तान के अनुयायी मोदी जी हैं। मोदी जी जा करके उनकी माँ बिरयानी खाते हैं नवाज शरीफ के पास जा करके, और उनकी माँ को पैर छू करके आते हैं। मुलायम सिंह जी नहीं गए थे, और कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं गया था। यही बीजेपी के लोग पाकिस्तान जा करके उनके पैर छूते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, और आकर के कहते हैं कि सारा देश देशद्रोह है। जो फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं चुनाव के बीच में, लोग कह रहे हैं भूख का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। आता हूँ, एक सेकंड में आता हूँ, है ना। आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा है जो इस बार चुनाव में हावी रहने वाला है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया हूँ 10-12 दिन में। मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 35-40 विधानसभा ऐसी है जहां पर इन्हीं के प्रत्याशी उस क्षेत्र में नहीं घुस पाए हैं। ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया नहीं दिखाया। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़ौत में था, मेरे सामने सुरेश राणा जी का काफिला जा रहा था। लोगों को पता चला कि यहाँ पर मीटिंग करेंगे, लोग काला झंडा लेकर के, सारे नौजवान निकल करके चले आए हाथों में डंडा लेकर के। सुरेश राणा जी को अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, भाग खड़े हुए वहाँ से। ये किसी भी चैनल वालों ने नहीं दिखाया। आज नौजवानों से रोजगार इन्होंने छीना है, आज नौकरियाँ नहीं दी लोगों को। आज आप ये विकास की बात करते हैं, आप बताइए अगर विकास है तो फिर ये अपने अपनी विधानसभा में ये खदेड़े क्यों जा रहे हैं, ये लाठी डंडा लेकर के क्यों भाग रहे हैं? ये आप इनको पूछिए। कितनी सीटें आज जो मतदान कर रहे हैं लोग, हम इस वक्त ये सेकंड फेस में 2 से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेकंड फेस में आएगी, और पहले 2 से 3
सिर्फ 2 से 3 आप देख लीजिएगा। और 58 सीट पे जो चुनाव हुआ है 10 तारीख को, 45 से 50 के बीच में गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो 109 सीट का दावा जीत करके आई थी, इस बार वो 10 से 15-20 के सीट में जो है सिमट करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रही है। ये योगी जी के पास कौन सा आंकड़ा है? क्योंकि जो NCW का आंकड़ा है वो तो ये कह रहा है कि 2014 के बाद और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों का आंकड़ा जस्ट दुगना हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। कोई भी नौजवान जो आपका चैनल देख रहा है वो गूगल करे, तो ये बताएं इनके पास कौन सा अपना पर्सनल आंकड़ा है, इनकी कौन सी अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस है जो इस तरीके से मुख्यमंत्री को गुमराह करके रख रही है। देखिए भैया, कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हाथरस में बेटी को पोस्ट, ये बताइए हाथरस में बेटी को रात में जला दिया गया, ये कौन सा तरीका है? जलाना भी नहीं, उसको डिस्पोज करना कहा जाता है। एक भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने रात में इस तरीके से डिस्पोज किया था, एक उस बेटी को। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या आपके हिसाब से? अभी उन्नाव में एक दलित बेटी के साथ हुआ। तो ये किस तरीके से, ये कौन सा आंकड़ा इनके पास है? झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगी जी जो काम करना था उस काम को तो सही तरीके से कर नहीं पाए। कौन कौन से काम बताइए? गोरखपुर में मठ चलाना चाहिए था इनको, तो मठ तो बढ़िया से चला नहीं पाए, आ गए यहाँ मुख्यमंत्री बन करके। अब क्या है, जो 80-20 का आपको आंकड़ा दे रहे हैं उसकी असलियत मैं बता रहा हूँ आपको। भाजपा की जमीन जो है पूर्ण रूप से खिसक चुकी है और इनको आभास हो गया। आप देख लीजिए, मोदी जी ने रैली करना बंद कर दिया है, चेहरे का रंग उतर गया है, मोदी जी बोलने से परे हो गए। अब योगी जी को बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि प्रथम चरण का जो हमारा मतदान हुआ है उसमें बीजेपी क्लीन स्वेप हो गई है। 55 सीटों पे गठबंधन जो है चुनाव जीत चुका है, इसको वो भी स्वीकार कर चुके हैं। और अब जब उनके पास कोई और मुद्दा नहीं रहा है तो आंकड़ों को हेर फेर करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक रही शरीयत और संविधान की बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश कभी शरीयत के हिसाब से नहीं चला है और देश की पूरी जनता जो है लोकतंत्र को और संविधान को मानने वाली जनता है। और भाजपा की पूरी पलटन ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप देख लीजिए, शुरू से 5 साल के इनके किसी भी कार्यकाल में लोकतंत्र की अगर गरिमा कहीं तार नहीं हुई हो तो एक बार आप बताइए। बताइए किस तरीके देखते हैं? दूसरा चरण है, अभी 5 चरण और बाकी है, तो क्या सोच रही है यूपी की जनता? और काफ़ी जगह घूमते होंगे, काफ़ी बातचीत होती होंगी। देखिए, यूपी की जनता इस समय भूख, भय और बेरोजगारी से एकदम त्रस्त है। दूसरी चीज, जो इस देश का किसान है वो योगी जी की तमाम नीतियों से बहुत दुखी है। 3 चीज आपने बोली, भूख, भय और बेरोजगारी। भूख के लिए कह रहा है भैया हम राशन दे रहे हैं, और भय के लिए कह रहा है भैया भय तो मुक्त कर दिया। देखिए, राशन क्या दे रहे हैं इस पर कोई दिमाग नहीं लगा रहा कि राशन आज से नहीं, राशन बहुत पहले से मिल रहा है। आप एक बार फ्री, कितने का राशन? 2 रुपए किलो का गेहूं मिलता था, तो आप 5 किलो 10 रुपए का राशन दे के आप पूरे देश को इतना बड़ा आडंबर आप फैला रहे हैं कि मैंने इतना राशन दे दिया। 2 रुपए किलो तो आम सरकारें भी दे रही थी राशन, कि नहीं दे रही थी? दे रही थी, आप भी दे रहे हो, एक बार आप फ्री दे रहे हो। भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं हमने नमक खिला दिया है प्रदेश को। बात नमक क्या और सरकारों के समय कोरोना की महामारी आई थी क्या? कोई आपदा आई थी क्या? क्या इतनी बेरोजगारी बढ़ी थी क्या कि आप मजबूर हो गए फ्री में राशन देने के लिए? आपके पास कोई जवाब नहीं था। आपको माफी मांगना चाहिए कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। हम आपको गरीब और गरीबी रेखा से नीचे ले गए, उनको लोगों के पैर पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। और आप कहते हैं कि देश शरीयत और संविधान की बात करते हैं। शुरू से आज़ादी के समय से ही इन लोगों ने संविधान को तार किया है। जब से संविधान बना, जब से संविधान पास हुआ, तब से इन लोगों ने संविधान को तार किया है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। और इन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की है। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? युवा है और युवाओं का कौन सा मुद्दा जो है प्रदेश में चलने वाला है इस बार? सबसे पहले तो रोजगार। रोजगार के मुद्दे पर आप ये बता दिए कितने इन्होंने रोजगार दिए। इनकी कोई परीक्षा होती है, इनकी परीक्षा देखा है 4.5। सुनिए परीक्षा नहीं, परीक्षाएं सारे हो जाती हैं। आप कभी भी रिजल्ट कभी घोषित नहीं होता इनका। आप कोई परीक्षा उठा के देख लीजिए, कभी इनका रिजल्ट आज तक घोषित नहीं हुआ। और 2080 की बात पे आप कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। हाँ, मतलब वही योगी जी कह रहे हैं 2080 की बात। 2080 में सबसे बड़ा मुद्दा 20 कौन है?
20 भी यहीं के हैं ना। आप उनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आप उनको बता दें वो शरीयत से जुड़े हैं, आप यहाँ से जुड़े हैं, तालिबान हो गए। यदि आपको हम वोट नहीं देंगे तो हम तालिबान ही हैं। हम आपके साथ खड़े तो हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। ऐसा तो कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है कि बीजेपी को वोट देने वाला ही यहाँ का अच्छा निवासी है और वो है, और बाकी न देने वाला बेकार है। राष्ट्रवाद तभी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात सबसे 20 की बात जो हमारे नौजवान साथी ने करी है, बिल्कुल ठीक बात कही है। 20 में ये मुसलमान इस देश का जंगे आज़ादी लड़ रहा था। और एक बात मैं आपको बताऊं, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, और वो दुबई में जब क्रिकेट होता है तो मुसलमान शेखों के बगल में बैठ के आइसक्रीम खाता है। तब वो 20 नहीं होते हैं, तब वो 20 नहीं होते हैं। इस देश के मुसलमानों से नफरत क्यों? वो हमारे साथ जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। ये मैं कह रहा हूँ 20-80 के मुद्दे पर आप इतना ज़्यादा वो इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? 20 कौन है? उनको खुल के बोलना चाहिए ना कि 20 यही लोग हैं। वो क्यों नहीं खुल के बोलना चाहते हैं? क्यों इसलिए नहीं बोलना चाहते? उनको पता है हम हार रहे हैं। वो 20-80 करके बस, और उनके पास एक ही मुद्दा है, राम भगवान का मंदिर बना देना। और कभी आप रोजगार पे किसी बीजेपी वाले से बात करिए, आप लखनऊ के अंदर 5 काम किसी बीजेपी कार्यकर्ता से 5 काम पूछ लीजिए, वो कभी नहीं बता सकता। वो कभी भी नहीं बता सकता वो 5 काम हमारे लखनऊ के अंदर क्या है। चलिए ठीक है ना? काफी देर से इंतजार करना पड़ा। क्या सोच रही है यूपी चुनाव को लेकर फिलहाल? देखिए ऐसा है, चुनाव का रिजल्ट तो सबके सामने है। कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना बौखलाए ना होते तो ये इतने नए नए प्रोपेगेंडा ना बनाते, महिलाओं को परेशान न करते। अब आप महिलाओं के हिजाब तक का आ गए हैं। भाई ये कोई मुद्दा है? हम महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए। हम जीन्स पहनेंगे, इससे पहले जीन्स का मुद्दा आया था। हम जीन्स पहने या हम हिजाब लगाएं, हम रुमाल बांधे, हम अंगोछा पहने, कुछ भी पहने, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप क्यों मुद्दा बनाए हैं महिलाओं के ऊपर? अब आप पहले हिंदू मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये मुद्दा था। महिलाएं क्या सोच रही हैं कि क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? देखिए महिलाओं का मुद्दे तो होने चाहिए। महंगाई सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ है, ठीक है, ये महिलाओं का भी है। और दूसरी बेरोजगारी जो देख लिए इसमें पड़ी हुई है। बच्चे पढ़ लिए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। भाई इसमें कुछ % ऐसे भी लोग हैं जिनके पास घर में नौकरी नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है। वो सोचती है हमारा बच्चा पढ़ के आगे निकला है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। आपने उसके बारे में सोचा? आपको मतलब तो बेरोजगारी का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा लग रहा है। मुद्दा है ही है। तो आप उसके बारे में ना सोच करके आप महिलाओं के हिजाब के बारे में और जीन्स पैंट के बारे में पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने जीन्स पे मर्डर डाल दिया था। पूरा लाल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जूते से लेकर और कपड़े तक? देखिए ये लाली जो है, लाल और हरा, इस समय पूरे प्रदेश के अंदर जो है एक नई किरण दिखाई दे रही है। ये हमारे गठबंधन रेड अलर्ट बता ना, रेड अलर्ट उनके लिए हो गया है। ये लाल ये बता रहा है कि उनके लिए, बीजेपी वालों के लिए, आरएसएस वालों के लिए रेड अलर्ट हो चुका है। और बाबा जी के लिए ये सीधा संदेश है कि वो जाएं गोरखनाथ मठ में अपना जो है पुराना जो है मठ चलाएं। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? रेड अलर्ट नहीं है, लाल है बजरंगबली का। लाल देह लाली लसय, अरुधरी लाल लंगोट, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। ये लाल है इंकलाब का, ये लाल है भवानी का, ये लाल है आने वाले गठबंधन की सरकार का। चलिए भैया, ये तमाम लोग हैं और तमाम मुद्दे ऐसे जो उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार चल रहे हैं। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये बयान क्या कहते हैं, इस पर तमाम लोग बातचीत करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।